Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics PP Savani Center for Excellence. Center for Excellence is the number one institute of JEE and medical preparation in गुजरात। और आज हम आज के लेक्चर में जो लास्ट हमने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने चैप्टर 1 ऑफ 12th सिलेबस और एंड यूनिट 1 स्टार्ट करा था। यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चैप्टर फर्स्ट है इसका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करी थी, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बात करी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और चार्जिंग मेथड्स की बात करी थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कूलाम्स लॉ के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद जो पहला टॉपिक है इसमें वो है कूलाम्स लॉ। सो लेट्स टॉक अबाउट कूलाम्स लॉ। तो जो कूलाम्स लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और टॉपिक है। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी और जनरल टॉपिक्स के लिए भी। तो कूलाम्स लॉ में बेसिकली क्या स्टेट किया जाता है, कूलाम ने स्टेट किया था। ये सिमिलर है जैसे आपने 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे ही यहाँ पर ये कूलाम्स फोर्स का फॉर्मूला है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें दो मास के बीच में, दो पॉइंट मास के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मूला देता है। यहाँ पर ये हमें दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला देता है। तो कूलाम्स लॉ बेसिकली स्टेट क्या करता है, हमें प्रैक्टिकली फाइंड हुआ है कि अगर हम दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाहते हैं, सपोज हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनके बीच का सेपरेशन है d और चार्जेस हैं q1 एंड q2, तो इनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक चीज तो हम समझ सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो एक्शन रिएक्शन फोर्स होंगे, यानी वो एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। तो जितना Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा उतना ही Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा। तो सपोज Q2 पे फोर्स जो लगेगा, ये दोनों जो चार्जेस हैं वो टेस्ट चार्जेस हैं और पॉइंट चार्जेस हैं। तो एक चीज आपको पहले यहाँ पे याद रखनी होगी कि टेस्ट चार्ज क्या होता है और पॉइंट चार्ज क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है। ये कई बार वर्ड्स यूज होंगे इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। पॉइंट चार्ज का मतलब आपने ऑलरेडी शायद पढ़ा होगा, पॉइंट मास भी एक चीज आती है ग्रेविटेशन में जिसकी हम बात करते हैं। तो पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज या किसी चीज के आगे अगर पॉइंट लगा देते हैं तो उसका मीनिंग ये है कि उसका जो साइज है वो नेग्लिजिबल है इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंसेस। तो जहाँ पे सिस्टम में जो डिस्टेंस है, जैसे ये सेपरेशन डी है, उसके कंपेरिजन में जो Q1 Q2 का साइज है वो नेग्लिजिबल है। तो इसको हम इसलिए यहाँ पे पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। अगर साइज नेग्लिजिबल है तो हम पॉइंट बोलेंगे उसे। और दूसरा है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वो होता है जिसपे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसपे हम फोर्सेस निकालते हैं। तो वो टेस्ट चार्जेस होते हैं और टेस्ट चार्जेस को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है इनिशियली। तो यहाँ पे Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं, टेस्ट चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये प्रॉपर्टी मैं आपको लास्ट टाइम बताना भूल गया था, लेकिन बहुत बेसिक है, आपको ऑलरेडी पता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों लाइक चार्जेस हैं अभी, तो ये दोनों रिपेल करेंगे दूसरे को। तो यहाँ पर Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स लगेगा। सपोज F12 वेक्टर, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगाना पड़ेगा, और 2 की वजह से 1 पर F21 वेक्टर। तो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आएगी और मैग्नीट्यूड सेम आएगा, यानी ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की तरह वर्क कर रहे हैं। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो अब बात आती है कि ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये फोर्स इंक्रीज करता है अगर हम चार्जेस को इंक्रीज करें तो, और मोर एक्यूरेटली अगर हम चार्जेस के प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हैं तो ये डायरेक्टली फोर्स की जो वैल्यू है वो सिमिलर अमाउंट में इंक्रीज होने लगती है। तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। पहली इक्वेशन है ये हमारे पास, कूलाम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। सेकंड, सिमिलरली जैसे हमारे पास ग्रेविटेशन में होता है, ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। और दूसरा, अगर हम डिस्टेंस को चेंज करें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये कूलाम फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कई जगह आता है और काफी इंपॉर्टेंट रहा है पूरी साइंस की हिस्ट्री में। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ ये बेसिकली हमें ये बोलता है कि अगर कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम बोलते हैं कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में डिवाइड में आर स्क्वायर आता है, और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यानी अगर डिस्टेंस को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके स्क्वायर के इनवर्स में जो फोर्स की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन है ये 1/d स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ की वजह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास दोनों के लिए रिलेशन आएगा।
दोनों का कंबाइंड रिलेशन हो जाएगा एफ सी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ये कूलाम फोर्स का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे ये कूलाम फोर्स, कूलाम फोर्स। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हमें हटाना है। यहाँ पे तो एक कांस्टेंट आएगा। सपोज ये कांस्टेंट है के, और बाकी फॉर्मूला सेम ऐसे ही रहेगा Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो इस के की जो वैल्यू है वो मीडियम टू मीडियम चेंज करती रहती है। के की वैल्यू एयर के लिए, वैक्यूम के लिए होती है के इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹। आप यहां से यूनिट निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलाम स्क्वायर। ये एयर के लिए या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू है। ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब वैक्यूम के लिए बेसिकली इसकी वैल्यू है, वैक्यूम और स्पेस के लिए, लेकिन एयर के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर कोई मीडियम हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं के को इस टाइप से 1/4πε0। तो ये यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो के का फॉर्मूला, के का रिप्रेजेंटेशन हम एप्सिलॉन नॉट के टर्म में करते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/4πε0। अब यहाँ पे एफसी की जगह हम के की जगह 1/4πε0 लगा सकते हैं। तो एफसी का फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा एफसी इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हमने वैक्यूम के लिए लिया हुआ है, फॉर वैक्यूम। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो हमने वैक्यूम के लिए कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला निकाल दिया। कूलाम्स लॉ के बारे में हम रिटन में क्या लिखेंगे वो और आपको मैं बता देता हूँ। कूलाम्स लॉ इज द लॉ विच टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। तो दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला कूलाम्स लॉ से ड्राइव होता है। ये कूलाम्स लॉ है। तो ये जो फॉर्मूला है ये कूलाम्स लॉ का रिजल्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने वैक्यूम के लिए निकाल दिया। अब अगर क्या होगा यहाँ पे, वैक्यूम की जगह अगर मीडियम हो तो मीडियम होगा, तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, इसकी मैं बात करनी पड़ेगी। ये वैल्यू चेंज होती है। तो मैं रफ करता हूं इसे। ओके, सो यहाँ पे इस कांस्टेंट में एक हमारे पास एक और कांस्टेंट आ रहा है, ये है एप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल को बोलते हैं, ग्रीक सिंबल है, सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, और इसका मीनिंग है फिजिकल क्वांटिटी, जो इसका नाम है परमिटिविटी। परमिटिविटी, हाँ, इस वर्ड को आप ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा परमिट, परमिटिविटी। तो ये बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल कांस्टेंट है, जो ये हमें बताता है कि किसी मीडियम के चेंज करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मीडियम के हिसाब से चेंज करती है। तो अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी में चेंज आएगा, फोर्स की वैल्यू में चेंज आएगा। वो जो चेंज आता है वो इस वैल्यू के चेंज की वजह से आता है। तो ये वो कांस्टेंट है जो मीडियम के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फिनोमेना में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको शो करता है। तो इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो ये जीरो का सिंबल बना है इसको बोलते हैं नॉट। और जहां पे भी नॉट का सिंबल होता है उसका मीनिंग होता है कि ये वैक्यूम या स्पेस के लिए है। तो यहाँ पे ये परमिटिविटी जो है वो वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम या स्पेस के लिए। ठीक है। अब k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है, और आप यहाँ से 4 पाई कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू निकाल लगा के एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो वैल्यू हमारे पास आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसका आप डायमेंशन या यूनिट निकालोगे तो इसका रिवर्स कर देना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो यहाँ पे यूनिट है उसका रिवर्स हो जाएगा, कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होनी चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, आप अभी वीडियो को पॉज करके एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालने की कोशिश करो, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या आनी चाहिए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वैक्यूम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू है, तो वहां से हमें वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर हमारे पास मीडियम है, फॉर मीडियम, अगर हमारे पास मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा,
एप्सिलॉन नॉट की जगह बेसिकली हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा। तो हमारे पास के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, मीडियम के लिए एफ एम बोल देते हैं, एफ एम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो चेंज आया है वो सिर्फ एप्सिलॉन में आया है। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये वैल्यू आई हमारे पास। तो एक यहाँ पे एक और क्वांटिटी आती है जिससे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बीच का रिलेशन निकल के आता है, उस क्वांटिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने 10th क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक टॉपिक पढ़ा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, हमारे पास एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी मीडियम का एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है इन कंपेरिजन टू स्पेस। लेकिन जब हम रिलेटिव निकालते हैं तो एक का दूसरे के कंपेरिजन में निकालते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये हमारे पास क्वांटिटी है परमिटिविटी, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है हमारे पास, वो वैक्यूम की वैल्यू है और ये मीडियम की वैल्यू है। लेकिन अगर आप रिलेटिव लोगे तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो वो तीसरी क्वांटिटी हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एप्सिलॉन आर से। तो इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये है रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ऑब्वियसली जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है हमारे पास, वो वैल्यू सबसे ये वैक्यूम के लिए वैल्यू है और एप्सिलॉन की वैल्यू मीडियम के लिए वैल्यू है। तो जैसे जैसे आप मीडियम लगाते जाओगे ये वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आती है वो हमेशा इस रेशियो के बराबर आएगी। और इस रेशियो का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल के से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन आपको एक चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये कैपिटल के एक फेमस कांस्टेंट है, लेकिन ये कैपिटल के सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये कोई फेमस कांस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे। तो ये जो के है इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बहुत काम की चीज है हमारे लिए और आगे भी काफी यूज आने वाली है, स्पेशली कैप्स्टर चैप्टर में ये काफी काम आएगा। तो इसको इस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एप्सिलॉन आर और के दोनों सेम चीज हैं, इसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये रिलेटिव परमिटिविटी है, लेकिन दोनों बेसिकली सेम चीजें हैं। और इनका फॉर्मूला क्या होता है? द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, उसका रेशियो जो है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका रेशियो को नाम है और उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं। अब आपके पास एक और होमवर्क है, अभी पॉज करके आप करके देखो इसे, कि यहाँ पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की डायमेंशन और यूनिट क्या होगी, ये आप निकाल के देखो। मैं इसे रफ करता हूं। ओके, तो हमने कूलाम्स लॉ की बात कर ली, लेकिन कूलाम्स लॉ में हमने कूलाम फोर्स को निकाला है, कूलाम फोर्स का फॉर्मूला निकाला है। और फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और हमने सिर्फ यहाँ पर उसकी मैग्नीट्यूड निकाला है, तो हमें डायरेक्शन बताने की और जरूरत पड़ेगी उसकी। तो फोर्स की, कूलाम फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है ये हमको डिफाइन करना है। तो मैं आपको उसका एक बेसिक रूल बता देता हूँ पहले, फिर उसका प्रॉपर तरीका क्या निकालने का वो बताऊंगा। तो अगर सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और यहाँ पे आपको Q2 पर फोर्स निकालना है और Q2 पर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो बेसिक रूल तो ये है कि आप Q2 पर ये देखो ये Q2 किधर जाएगा, जिधर इसका मोशन होगा उधर ही इस पर फोर्स होगा। तो अगर ये Q2 उधर जाता है तो उस पर फोर्स इधर होगा, अगर ये इधर जाता है तो उस पर फोर्स इधर होगा। करेक्ट? तो अब ये पता कैसे चलेगा ये किधर जाएगा? बहुत सिंपल है, अगर ये लाइक चार्जेस है तो रिपेल होकर इधर जाएगा, अगर ये अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट होकर इधर जाएगा। तो जिधर चार्ज हमारा जा रहा है उधर ही हमारे पास कूलम्ब फोर्स होता है। तो ये तो इसको पहचानने का एक इंट्यूटिव मेथड है। अभी मैं प्रॉपर बताता हूँ इसे प्रॉपर कैसे निकालते हैं, या हम कैसे वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे बुक्स में लिख के या एग्जाम में लिख के। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जो हमने कूलम्ब्स लॉ निकाला है उसको हम वेक्टर तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जब हम वेक्टर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है और ये भी कूलम्ब्स लॉ का पार्ट है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ।
वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो मैं आपको बेसिक इसका समझाता हूँ डिटेल में कैसे काम करना है, कैसे हमें निकालना है। सिर्फ इसको हमें याद नहीं करना है, इसको समझना है कि कैसे निकलेगा। तो आपको डेरिवेशन को बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी उसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो ये हमने एक प्लेन लिया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यानी ये आई कैप की डायरेक्शन है और ये जे कैप की डायरेक्शन है। तीसरी डायरेक्शन भी हो सकती है, अभी हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए दो ही एक्सिस लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सपोज दो चार्जेस रखे हैं, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है। ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, करेक्ट। अब हमने यहाँ पे ये प्लेन क्यों बनाया, क्योंकि हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। अब इन सब चीजों में वेक्टर क्या क्या है, चार्ज तो ऑब्वियसली वेक्टर नहीं है, हमारे पास वेक्टर है डिस्टेंस, और या डिस्टेंस का मतलब पोजीशन, और कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स फोर्स। तो पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं। तो Q1 की पोजीशन हमें डिफाइन करनी होगी, तो डिफाइन करने के लिए हमारे पास होना चाहिए ऑरिजिन। ये हमारे पास ऑरिजिन है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को मैच करा दूंगा तो मेरे पास Q1 की पोजीशन आ जाएगी। इसको सपोज मैं R1 वेक्टर बोल देता हूं। R1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज। ऐसे ही सिमिलरली इसको मैंने कनेक्ट किया तो ये हो गया R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, अगर मैं उसे इस डायरेक्शन में निकालता हूं, किसी भी डायरेक्शन में आप निकाल सकते हो, तो ये आएगा 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो आपने वेक्टर में ये चीज पढ़ी होगी, या आप यहाँ पे बेसिकली इसकी डायरेक्शन और दिखाना जरूरी है। पोजीशन की वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ऑरिजिन से पॉइंट की तरफ होती है, तो ये ऑरिजिन से पॉइंट। तो ये R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे R21 वेक्टर, करेक्ट, R21 वेक्टर। अब यहाँ पर आप ट्राइंगल लॉ लगा सकते हो। इसको समझने के कई सारे तरीके हैं, मैं एक ट्राइंगल लॉ का तरीका बताता हूँ। आपने ये 11th क्लास में जब वेक्टर चैप्टर पढ़ा है, इस ट्राइंगल लॉ में आप अगर ट्राइंगल लगाते हो उसमें, तो आपके पास एक रिलेशन आएगा R1 वेक्टर, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, प्लस R21 वेक्टर, और ये अपोजिट आ रहा है तो माइनस R2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो R21 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और ऑलरेडी आप ये चीज जानते हो, अगर आप R21 वेक्टर निकाल रहे हो तो हम R2 माइनस R1 कर देते हैं। ये रिलेटिव वेक्टर है, वेक्टर का डिफरेंस होता है, तो ये वहां से भी करेक्ट है। तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। यहाँ पे R1 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, R2 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, और R21 वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सारी चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी। ये है पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्ज Q1 and Q2, and this is displacement vector, displacement vector between charge Q1 and Q2। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, इसकी हमें जरूरत थी। अब फोर्स निकालते हैं। तो Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसको मैं बोल देता हूं सपोज F21। 2 पर 1 की वजह से लग रहा है तो 21 बोल दिया। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर ये लगेगा F12 वेक्टर, एक्शन रिएक्शन पेयर, इक्वल एंड अपोजिट। तो अब इनका फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पर F21 की जो डायरेक्शन है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसे, तो वो डायरेक्शन R21 वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में आएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हम वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट, अगर वैक्यूम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन का फॉर्मूला अगर आप के टर्म में निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के, मीडियम के लिए। तो ये वैक्यूम के लिए इनटू Q1 Q2, डिस्टेंस है हमारे पास R21 वेक्टर, तो R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R21 वेक्टर की डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। अब किसी चीज की डायरेक्शन हम कैसे शो करते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो हमें R21 का यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा ये कैप। आपको याद होगा 11th में हमने ये किया था। 11th में कैप लगाने का मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर है, यानी ये मैग्नीट्यूड शो नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड इसका 1 है, सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। तो या तो आप इसे ऐसे ले सकते हो, या यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 मैग्नीट्यूड क्यूब R21 वेक्टर। इन दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन लिया जा सकता है, दोनों सही हैं। तो ये तो आ गया F21 वेक्टर। अब ऑब्वियसली अगर आप F12 निकालोगे तो दोनों में बस एक ही डिफरेंस आएगा कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो डायरेक्शन में एक माइनस आ जाएगा, बाकी मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। तो F21 वेक्टर इक्वल आएगा माइनस F12 वेक्टर के। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है
कूलाम्स लॉ का। ये इसका फाइनल फॉर्मूला है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। नोट कर आप इसको पूरा नोट कर लो। ये हमारे पास कूलाम्स लॉ का जो टॉपिक है पूरा खत्म हो गया। अभी हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ जो फोर्स देता है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसे बिहेव करता है, उसका नेचर क्या क्या है, और उसको हम कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से। जैसे हमने मास को कंपेयर किया था चार्ज से, तो मास से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, तो दोनों को कंपेयर करते चलेंगे तो हमें दोनों के बारे में अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम्स फोर्स। Next topic is properties of Coulomb's force. प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम फोर्स, और इसे हम कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कंपैरिजन मैं आपको बस दोनों को समझने के लिए बता रहा हूँ मेनली। अब इस टॉपिक में आपको पढ़ना तो बस यही है, कंपैरिजन मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया है। जैसे मास और चार्ज को हमने कंपेयर किया था, तो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कुछ जो बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो लिखूंगा मैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि ये कूलाम फोर्स जो होता है, कूलाम फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दो मासेस के बीच में। कूलाम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के प्रोडक्ट के। तो ये दोनों सिमिलर बातें, ये हो गई बेसिक बातें। तीसरा है कूलाम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो दोनों में वो सेम चीज है, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और न्यूटन्स लॉ भी सेम चीज करता है, तो सेम फॉर एयर। सेकंड प्रॉपर्टी है कूलाम्स फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कूलाम्स फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। अब बात है कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का बेसिकली मीनिंग है, अब आपने जैसे पढ़ा था कि मास और चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है, तो उससे इसका कनेक्शन होता है। लेकिन कंजर्वेटिव का लिटरली मीनिंग क्या है फोर्स के टर्म्स में, वो आपको मैं बताता हूँ। इसका मीनिंग ये, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट ए और एक ये पॉइंट है बी, करेक्ट। अब यहां से मैं एक चार्ज को उठा के इस बी पॉइंट पर लेके आना चाहता हूं, तो और यहाँ पे एक ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं यहाँ से चार्ज को उठा के इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके आता हूं, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। सपोज वो वर्क है डब्ल्यू ए बी। तो मेरे पास इसको करने के कई सारे तरीके हैं। या तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लेके आ सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे मूव करा के किसी डिफरेंट पाथ से यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। इसको सपोज मैं एसी भी बोल देता हूँ, या मैं इसको इस पाथ से लेके आ सकता हूँ, इसको सपोज मैं डी बोल देता हूँ। तो यहाँ पे इसका वर्क आएगा डब्ल्यू ए बी सी ए सी बी, और इसका वर्क आएगा ए डी बी। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस है, लेकिन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। तो ये दो मेन पॉइंट आपको याद रखना है। पाथ डिफरेंट है, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। तो अगर ऐसे केस में हमारे पास वर्क डन सेम आता है, अगर ये तीनों वर्क डन सेम आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वर्क डन सेम नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलाम्स फोर्स दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी अगर आप ये चार्ज के साथ करो या मास के साथ करो, अगर मीडियम सेम है और फील्ड यूनिफॉर्म है, तो सारे वर्क डन सेम आएंगे। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस यूनिफॉर्म कंजर्वेटिव है। लेकिन अगर आप किसी और फोर्स के साथ ऐसा करो तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप अगर मैग्नेटिक फोर्स के साथ भी ऐसा करो तो ये सेम रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, मॉलिक्यूलर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, ये बहुत सारी जो बाकी सारे फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव नहीं है। तो कंजर्वेटिव होने का मतलब ये है। और एक और चीज आपको से आइडिया लगेगा, कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वहीं सिर्फ वहीं पर हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल डिफाइंड होता है, यानी वोल्टेज डिफाइन होता है।
तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज की बात करते हैं, लेकिन आपने कभी भी मैग्नेटिज्म में वोल्टेज की बात नहीं सुनी होगी। मैग्नेटिक वोल्टेज नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि मैग्नेटिक जो फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो जो वहां पे भी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है वहां पे हम वोल्टेज को डिफाइन नहीं कर सकते, पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, इसलिए हम वहां पे ग्रेविटेशन में भी पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नाम की चीज होती है। और इलेक्ट्रिसिटी में तो ऑब्वियसली पोटेंशियल होता ही है, वो एक बड़ा टॉपिक है। तो कंजर्वेटिव होने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल भी डिफाइन हो सकता है। पोटेंशियल होता क्या है वो आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा मैं आपको। तो सेकंड पॉइंट हो गया ये। थर्ड पॉइंट है कूलाम्स फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। अब इसका मीनिंग क्या है? सेंट्रल फोर्स होने का मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल मीनिंग है इसका, नाम अलग सा है लेकिन बहुत मीनिंग इसका सिंपल है। सपोज हमारे पास एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, या ये मास ले सकते हो आप। तो क्यू क्यू दो चार्जेस हैं, तो इन दोनों के सेंटर को ये लाइन ज्वाइन कर रही है। अब इन दोनों पे जो एक दूसरे की वजह से फोर्स लगेगा वो हमेशा इसी लाइन पर लग सकता है, वो इस लाइन के किसी एंगल पर नहीं लग सकता। वो हमेशा या तो इस डायरेक्शन में होगा अट्रैक्टिव के केस में, या वो इस डायरेक्शन में होगा रिपल्सिव के केस में, लेकिन वो किसी एंगल पर नहीं हो सकता इस लाइन के। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोई फोर्स ऐसी चीज शो कर रहा है तो उसको बोलते हैं कि वो फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, दोनों सेंट्रल फोर्स की तरह काम करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज कूलम्ब्स फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर, डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो इसकी बात अभी हमने करी थी। परमिटिविटी का जो कांस्टेंट आया था वो हमें ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चेंज करता है मीडियम चेंज करने की वजह से। अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, दो कूलम के, और उनको हमने 1 सेंटीमीटर पर रखा है, तो अगर उन दोनों के बीच में हम फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वैक्यूम में डिफरेंट अमाउंट में आएगा, और पानी के अंदर डिफरेंट आएगा, हवा के अंदर डिफरेंट आएगा, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी उसकी। तो इसका मतलब है कि ये कूलम फोर्स जो है मीडियम के साथ चेंज करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है। ये बाकी सारी चीजें सेम थी लेकिन ये डिफरेंट है यहाँ पे। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आपके पास दो मासेस हैं, 2 किलोग्राम के, और आप उनको 1 सेंटीमीटर पर रखते हो, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो पानी में भी सेम होगा, हवा में भी सेम होगा, आयरन के अंदर भी सेम होगा, वैक्यूम के अंदर भी सेम होगा। तो वो डिपेंड नहीं करता मीडियम पे, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ठीक, तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स एक तो मीडियम वाला हो गया, सेंट्रल फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव हो गया, इनवर्स स्क्वायर हो गया, और क्या हो सकता है, हाँ, सुपरपोजिशन। कूलम्ब्स फोर्स सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो करता है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये एक चार्ज है यहाँ पर Q, और इसके आसपास बहुत सारे और चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, बहुत सारे और चार्जेस हैं। तो Q और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो बाकी चार्जेस के फोर्स के प्रेजेंस से चेंज नहीं होता है। बेसिकली अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं एक स्पेस में, तो किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो बाकी चार्जेस की प्रेजेंट पर डिपेंड नहीं करता है। वो चार्जेस वहां पर प्रेजेंट हो या ना हो, उन दोनों के बीच में जो फोर्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, जो नेट फोर्स आएगा उस चार्ज में वो डिफरेंट होगा, वो डिपेंड करता है कि वहां पर कितने चार्जेस प्रेजेंट है। मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर सिर्फ दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालो तो वो बाकी चार्जेस की प्रेजेंट पे मैटर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। सेम विद ग्रेविटेशन। अगर हमारे पास दो मासेस हैं और उसके आसपास और भी बहुत सारे मासेस हैं, तो उन दो मासेस के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बाकी सारे मासेस के प्रेजेंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो सेम रहेगा चाहे वहां पे 100 मासेस और हो या एक भी ना हो। हाँ, उस मास पर जो नेट फोर्स आएगा वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, वो डिपेंड करता है नंबर कितने हैं बाकी सारे मासेस के, लेकिन जो दो मासेस के बीच का फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता बाकी सबके प्रेजेंट पे। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसको एक तरीके से और बता सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और किसी पे आप नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, दो दो चार्जेस का ग्रुप बनाना है, और उनसे हमारे पास एक एक फोर्स, बहुत सारे दो दो चार्जेस के लिए फोर्स आएंगे, उन सारे फोर्सेस को हम वेक्टर में सम कर देंगे और हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा। सेम विद ग्रेविटेशन फोर्स, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये फिफ्थ हो गया सुपर, ये भी सेम है इसके साथ, ये भी फॉलो करता है इस प्रिंसिपल को, तो सेम फॉर दिस। तो पहला हो गया हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ, दूसरा हो गया कंजर्वेटिव, सेंट्रल फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, सुपरपोजिशन, और इसके बाद कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज और हैं वो और बात कर लेते हैं जल्दी से।
सिक्स प्रॉपर्टी है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है, लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है। तो इसका मतलब है थियोरेटिकली अगर आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है तो इसकी वजह से एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर भी एक कूलाम फोर्स लगेगा। हाँ, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जीरो से ऑलमोस्ट जीरो ही होगी, जीरो से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे उसे हम, लेकिन वो लगेगा। तो कभी भी एक्चुअल में कूलाम फोर्स जीरो नहीं होता है हमारी थ्योरी के हिसाब से। तो इसका मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है। सेम विद ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इसके फॉर्मूले 1/r² आ रहा है, तो आप आर को कभी भी इन्फिनिटी नहीं कर सकते। जीरो करने के लिए आर को हमें इन्फिनिटी करना पड़ेगा, और वो इन्फिनिटी कभी अचीव नहीं किया जा सकता। तो जो वैल्यू है कूलाम फोर्स की या ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो डिस्टेंस के साथ जीरो के पास जाती रहती है, लेकिन कभी वो एक्चुअली जीरो नहीं होती है। तो इसका मतलब है ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेज हैं। सेम फॉर दिस। और लास्ट प्रॉपर्टी कंपैरेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बेसिकली कंपैरिजन इसका। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, कूलाम फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से आता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो सेकंड हाईएस्ट है यूनिवर्स में इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एक इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये बहुत हाई स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहां पे भी आप बता सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है ग्रेविटी का, वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है यूनिवर्स में। तो आप कोई भी और फोर्स लोगे उससे वो हमेशा कम ही आएगा। तो ये सारी हमने प्रॉपर्टीज की बात करी है कूलाम फोर्स की। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है, मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ, आप नोट कर लो इसे। पहली प्रॉपर्टी, ये कूलाम फोर्स जो है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तीसरा, कंजर्वेटिव है। सेंट्रल फोर्स है, मतलब सेंट्रल प्रॉपर्टी शो करता है। मीडियम पे डिपेंड करता है। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो करता है। लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है और ग्रेविटी के कंपेरिजन में स्ट्रांग होता है। एक प्रॉपर्टी और रहेगी, उसको और जल्दी से देख लेते हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, इसको मैं पहले रब कर देता हूं। तो लास्ट प्रॉपर्टी सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है। कूलाम फोर्स दो टाइप का हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक टाइप का होता है, अट्रैक्टिव। इसका रीजन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्योंकि कूलाम फोर्स जनरेट होता है चार्जेस की वजह से, और चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए कूलाम फोर्स भी दो टाइप का होता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास की वजह से जनरेट होता है, और मास सिर्फ एक ही टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप का नहीं होता। तो उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होता है वो भी सिर्फ एक टाइप का होता है, अट्रैक्टिव। करेक्ट। तो ये एक और डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये प्रॉपर्टीज की हमने सारी बात कर ली। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, अभी जो हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की बात करी थी उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो ये सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a charge due to many charges, करेक्ट। तो हमारे पास एक चार्ज है Q, यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है Q पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसके आसपास बहुत सारे और चार्जेस हैं। सपोज ये मैंने चार्जेस ले लिए, तो ये Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ये हमारे पास चार्जेस आ गए। तो इन सब के बीच की हम डिस्टेंस ले लेते हैं, क्या क्या डिस्टेंस है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस पता होना चाहिए कूलॉम फोर्स निकालने के लिए। तो सपोज ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, ये R3 वेक्टर है, ये R4 वेक्टर और ये R5 वेक्टर। ठीक, तो इन सब की वजह से जो फोर्स आएगा वो होगा, ये सारे पॉइंट टेस्ट चार्जेस हैं, तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, तो सारे रिपेल करेंगे। तो इसकी वजह से डायरेक्शन आएगी फोर्स की इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर। तो ये F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3, F4, F5 फाइव फोर्सेज आ जाएंगे। इन सबको हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आएगा F नेट इक्वल्स टू F1 प्लस F2। सिमिलरली सारे फोर्सेस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर इससे ज्यादा फोर्स हैं, कितने भी फोर्स हों, सबको ऐड कर दिया जाएगा। तो इसको वेक्टर लॉ से सॉल्व करेंगे, वेक्टर लॉसेस को, और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऑब्वियसली F के फॉर्मूला लगा सकते हैं, कूलॉम्स लॉ वाला फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और आगे ये सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस है तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये टॉपिक हो गया। अभी इस पर कूलॉम्स लॉ पे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल लगा के देखते हैं।
तो नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ।